Assalamu alaikum students. With lecture number 2 on Say the City Has 10 Million Souls, we are once again here with critical analysis and important questions of the poem Say the City Has 10 Million Souls. Let's start with the critical analysis. Say the city has 10 million souls. Some are living in mansions, some are living in holes. Yet there is no place for us, my dear. Yet there is no place for us. इसका राइम स्कीम देख लीजिए जी. A B C है. अब इसमें अगर हम कंसंट्रेट करें तो हमें पता चलता है कि जो हमारा राइम है, जो फर्स्ट टू वर्सेस का जो राइम है वो सेम है. और उसका रीज़न ये है कि पोएट चाहता है कि हमारे माइंड में जो इमेज वो बनाना चाह रहा है दैट शुड बी वेरी क्लियर. और उसको पन करने के लिए और उसको फोकस करने के लिए वो उसने इसके राइम स्कीम सेम रखा है. और उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ वर्स है पोएम की, इसकी स्टैंजा की, वो सेम है, उसकी रेपिटेशन है. और रेपिटेशन जो है वो सिर्फ इसके लिए ताकि वो इस बात को अपना जो वो बात हमारे तक पहुंचा रहा है, जो आइडिया हमारे तक कन्वे कर रहा है, वो उसको पॉजिटिवली जो है वो जिस इंटेंसिटी के साथ हमारे तक लेकर आना चाहता है वो उसमें सक्सेसफुल हो सके जी. होपफुलनेस ऑफ द जर्मन ज्यूज़ यहाँ पर हमें नज़र आ रही है. होपलेसनेस जो स्टार्ट होती है जी से द सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स कि जी वो हमें ये बताते हैं कि सपोज़ करें कि इस सिटी के अंदर 10 मिलियन सोल्स हैं, यानी कि 10 मिलियन लोग रह रहे हैं. और उनकी कुछ लोग जो है वो बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो छोटे घरों में रह रहे हैं. तो ना बड़े घरों में जगह है ना छोटे घरों में जगह है. देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस माय डियर. और यहाँ से वो स्टार्ट करता है क्योंकि जो रेजिडेंस है, हाउस है, वो किसी भी इंसान का बेसिक नीड होता है कि उसको गर्मी से, सर्दी से, जो मौसम की, जो वेदर की जो इंटेंसिटीज़ होती हैं और जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे बचने के लिए उसको ज़रूरत होती है कि वह घर के अंदर रहे. तो वो बेसिक ह्यूमन नीड है जहाँ से उसने पोइट ने स्टार्ट किया है कि जी वो उनके पास नहीं है, उनके पास घर नहीं है. और ये है होपलेसनेस उनकी जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है किसकी जी, माइग्रेटेड टू अमेरिका ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2. उन जर्मन ज्यूज़ की जो माइग्रेट किए हैं अमेरिका की तरफ. एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स थ्रू वन जूइश रिफ्यूजी हु वांट्स टू गेट बेसिक ह्यूमन राइट्स टू लिव इन अमेरिका. ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया, उसी बात का रेपिटेशन हो गया जो हमने पीछे भी की थी कि जी हमारे सामने एक जर्मन जू है जो प्रोटैगनिस्ट है और वो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो कन्वे कर रहा है कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि फेस करनी पड़ रही हैं हमें अमेरिका में रहते हुए. अब जी पॉइंट आता है इस तरफ कि द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज़ अबाउट 10 मिलियन. ये इतने सारे लोग हैं, मिलियंस में हैं. पीपल आर लिविंग एंड गेटिंग देयर बेसिक नीड्स. डिस्पैरिटीज शोन थ्रू द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग कि रिच लिविंग इन कंफर्टेबल हाउसेज एंड द पुअर इन वेरी स्मॉल हाउसेज. उसमें इमेज ऑफ होल्स जो है वो ये बताने के लिए किया है कि कितने छोटे घर भी हो सकते हैं. और मैंशंस जो है वो बताने के लिए कि कितने लग्जूरियस घर भी हो सकते हैं. और इन सब के बीच में जो ज्यूज़ हैं, जो रिफ्यूजीज़ हैं, उनके लिए देयर इज़ नो प्लेस फॉर द अनफॉर्चुनेट रिफ्यूजीज़. उनके लिए कोई जगह रहने के लिए नहीं है, ना ही उन मैंशंस के अंदर और ना ही उन होल्स के अंदर. उनको होल्स भी प्रोवाइड नहीं किए गए हैं. तो यहाँ से स्टार्ट होता है उनकी मिजरेबल कंडीशन का, जो कि उसने एक घर जो बेसिक नीड है ह्यूमन बींग्स की, उससे उसने स्टार्ट किया है. Once we had a country and we thought it fair. Look him the atlas, and you'll find it there. We cannot go there now, my dear. We cannot go there now. जी अभी यहाँ पर भी A B C और अगर आप देखें तो थ्रू आउट द पोइम जो है वो सेम राइम स्कीम चलेगी. सो अभी हम आगे चलते हैं जी. अभी यहाँ पर पोइट जो है वो रिकॉल कर रहा है, जर्मन रिफ्यूजी रिकॉल्स द गोल्डन पास्ट वेन दे हैड अ ब्यूटीफुल कंट्री. जब उनके पास एक घर मौजूद था, एक कंट्री मौजूद था और वो उसके साथ बड़ा खुशी खुशी रह रहे थे. नाउ दे मिस देयर होमलैंड. वो वहाँ जाना चाहते हैं. एटलस का उसने कहा कि जी आप जाइए वर्ल्ड मैप पर देखिए, आपको वो जर्मनी मिल जाएगा, वो उनका होमलैंड मिल जाएगा. नहीं कि वो रियलिस्टिक अप्रोच वो बता रहा है यहाँ पर कि जी वो कोई ख्वाबों ख्यालों की बातें नहीं कर रही हैं या ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि जो एग्ज़िस्ट नहीं करता, बल्कि वो जो उनका होमलैंड है वो आज भी एग्ज़िस्ट करता है, आज भी मौजूद है. लेकिन उनको उस होमलैंड में, उस कंट्री में रहने के जो राइट्स हैं वो उनसे ले लिए गए हैं.
दे आर अलाउड नो मोर टू लिव इन दैट कंट्री। इस चीज़ को उसने कहा जी व्हेन वी कैन नॉट गो देयर नाउ, कि हमें परमिशन नहीं है वहाँ जाने की। दे वांट टू गो बैक टू देयर हाउसेज, दे बैक गो वांट टू गो बैक टू देयर कंट्री बट नॉट अलाउड टू गो देयर। हिटलर है वहाँ पर, वो उनको वहाँ पर आने नहीं दे रहा। दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर कंट्री बाय हिटलर एंड फोर्स टू लिव इन अनदर कंट्री, कि कहीं पर भी जाकर रहें, आप जर्मनी में नहीं रह सकते, आपका जर्मनी के ऊपर कोई राइट नहीं है जी। ये हिटलर ने यहाँ से उनको बाहर निकाल दिया है। In the village churchyard there grows an old yew, every spring it blossoms anew. Old passports can't do that, my dear, old passports can't do that. Now he expresses his helplessness in a foreign country, और उसके लिए उसने इमेज यूज़ किया है ओल्ड जू का। एक जो आपका ट्री है, आप उसके लिए वो यूज़ कर रहे हैं। द पोइट यूजेस एन इमेज ऑफ ओल्ड जू ट्री इन द विलेज ग्रेव यार्ड, कि जो गाँव के ग्रेव यार्ड में एक पुराना सा दरख्त है, वेयर लाइफ ग्रोज न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स इन एवरी स्प्रिंग सीजन। वहाँ पर भी हर सीज़न में सीज़न आता है, सीजनल चेंजेस जो होते हैं, कभी उसमें ऑटम आ जाता है, ऑटम में आपके सारे लीव्स ख़त्म हो जाते हैं, फिर विंटर आ जाता है, विंटर में लाइफ जो है वो बिल्कुल सस्पेंड हो जाती है, हाइबरनेशन में चले जाते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारी लाइफ जो है वो हाइबरनेशन में चली जाती है। और उसके बाद फिर स्प्रिंग सीज़न आता है कि जिसमें नई ज़िंदगी जो है वो आगे आती है, उसमें नए लीव्स आते हैं, नए फ्लावर्स आते हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी में ऐसी कोई बहार नहीं आ रही, इनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई स्प्रिंग नहीं आ रहा। बट लाइफ हैज़ बीन स्टॉप फॉर देम सिंस देयर ओल्ड पासपोर्ट्स कैन नॉट बी रीन्यूड। उनके जो ओल्ड पासपोर्ट्स हैं वो रीन्यू नहीं हो सकते हैं, उनके अंदर लाइफ दोबारा नहीं आ सकती है। वो बिल्कुल बानिश हो चुके हैं, वो बिल्कुल बैन हो चुके हैं, सिंस दे डू नॉट बिलोंग टू एनी कंट्री नाउ। कोई भी कंट्री उनको ओन करने को तैयार नहीं है। सो नो कंट्री और ऑफिस इज़ रेडी टू कंसिडर देम देयर सिटीजन एंड रिन्यू देयर पासपोर्ट्स। कोई कंट्री जब उनको ओन ही नहीं करेगा तो वो कैसे उनके पासपोर्ट्स को रिन्यू कर सकता है। तो जब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि जहाँ से उनके पासपोर्ट जो हैं वो रिन्यू हो सके, तो इसलिए वो एक ऐसी कंडीशन में, एक ऐसे स्टेटस में रह रहे हैं कि जहाँ पर उनके अंदर नई ज़िंदगी जो है वो नहीं पैदा हो सकती है। तो जब ज़िंदगी की बात करते हैं तो पोइट जो है उससे आगे चलता है और उसने कहा, द काउंसिल बैंग्ड द टेबल एंड सेड, इफ़ यू गॉट नो पासपोर्ट यू आर ऑफिशियली डेड, बट वी आर स्टिल अलाइव माई डियर, बट वी आर स्टिल अलाइव। जी यहाँ पर फोकस है जी इन ह्यूमन एंड होस्टाइल बिहेवियर ऑफ हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स टूवर्ड्स देम, कि किस तरह से वो बैंग करते हैं, ज़ोर से टेबल बजाया। इससे जो ये रिफ्यूजीज़ हैं जो कि पहले ही वो अपने होमलेस हैं, इस कंडीशन में, पिटिएबल कंडीशन में हैं, तो वो डर जाएंगे। और डरने के बाद उसने स्ट्रक हिज हार्ट ऑन द टेबल एंड अनाउंस्ड दैट विदाउट वैलिड पासपोर्ट्स, के अगर उनके पास पासपोर्ट्स नहीं हैं, द रिफ्यूजीज़ विल बी कंसिडर्ड डेड, तो वो डेड कंसिडर होंगे। और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि अगर किसी के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है या उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं है और कोई उसके बारे में ये बता देता है या उसकी प्रॉपर्टी को ले लेता है और ये कहता है, डिक्लेयर कर देता है कोर्ट में जाकर कि वो बंदा डेड है, अब वो बंदा जो है, बहुत सारे ऐसे केसेस हमें हिस्ट्री में मिलते हैं कि वो बंदे को कोर्ट में जाकर ये वहाँ पर प्रूव करना पड़ता है कि वो मरा नहीं है, वो ज़िंदा है। तो उसको ज़िंदा शो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अपने आइडेंटिटी कार्ड्स की ज़रूरत होती है, अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। पासपोर्ट भी जो है वो आपका एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, जो ना सिर्फ आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को शो करता है बल्कि वो आपकी नेशनल आइडेंटिटी को भी शो करता है। तो इस वक्त उनकी नेशनल आइडेंटिटी चूँकि ख़त्म हो चुकी है, इसलिए वो ऑफिशियली डेड हैं जी, और उनको बताया जा रहा है। और ये इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहा है पोइट, इन ऑर्डर टू प्रूव देयर प्रेजेंस दे विल हैव टू प्रोड्यूस न्यू पासपोर्ट्स, इट इज़ सैड एंड रिडिकुलस that human beings are alive only if they have identity papers। और इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा है पोइट, their personal presence does not matter if they do not have any legal document, it shows the documents were more important than human beings, के इन पर्सन वो मौजूद हैं लेकिन कोई रिलाई नहीं करता कि वो ज़िंदा हैं, या उनको नया पासपोर्ट इशू कर दिया जाए, नई गवर्नमेंट जो है, या जहाँ पर वो गए हैं, जहाँ पर उन्होंने शेल्टर लिया है, जहाँ पर उन्होंने रिफ्यूज लिया है, वो उनको नए पासपोर्ट्स इशू कर दें, वो भी नहीं कर रहे हैं। और वो उनसे डिमांड कर रहे हैं कि अब अपने पासपोर्ट्स लेकर आएँ, नए पासपोर्ट्स लेकर आएँ, तो उनको कंसिडर किया जाएगा अलाइव, अदरवाइज दे आर डेड। Went to a committee, they offered me a chair, asked me politely to return next year. But where shall we go today, my dear? But where shall we go today? जी अब यहाँ पर डिफरेंस हमें बताया जा रहा है, डिस्क्राइबिंग द इनडिफरेंट बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स टुवर्ड्स देयर प्रॉब्लम्स,
कि उनको इनकी प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं है, उसको इग्नोर कर रहे हैं पता होने के बावजूद भी। और उनको अगर बिठाया जाता उनके साथ कन्वर्सेशन किया जाता है, उनके साथ टेबल टॉक की जाती है, तो वो सिर्फ इसके ऊपर कि आप वापस कब जाएंगे। तो वो ये कहते हैं कि हम वापस कहाँ जाएं, वी आर नॉट अलाउड टू गो टू आवर कंट्री। और अगर हम अपने कंट्री यानी जर्मनी के अलावा अगर हम कहीं और जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारे साथ इसी किस्म का एटीट्यूड रखा जाएगा, इसी किस्म का बिहेव किया जाएगा। The committee, he says that he went to a committee that was made to solve the problems with homeless refugees. वो कमेटी बनाई गई है कि वो इन रिफ्यूजीज़ के प्रॉब्लम्स को देखे, सुने और उनको सॉर्ट आउट करे, उनके सोल्यूशन के लिए कोई प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाए। लेकिन उस कमेटी ने क्या कहा, द कमेटी ट्रीटेड हिम पोलाइटली एंड ऑफर्ड हिम अ चेयर टू सिट, एंड व्हेन दे हर्ड हिज स्टोरी दे एडवाइज्ड हिम टू सी देम नेक्स्ट ईयर. They did not do anything to solve their immediate problems. He asked them where they should go and live for a year. The committee did not try to help them sincerely, only promised to do so in the future. कि हाँ अब नेक्स्ट ईयर जो है वो दोबारा आना, फिर आपके साथ हम बात करेंगे, आज हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं, आज आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो फीजिबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, या आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, इसलिए आज आपकी बात नहीं सुनी जा सकती है। और उनको ये प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि अगर उस साल तक वो वापस ही चले जाएं तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर देम। तो अभी इस पर जो है पोइट जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है उनको कि आज के दिन के लिए वो क्या करेंगे। अब उनको अपने फ्यूचर का तो बिल्कुल नहीं पता, लेकिन वो अपने प्रेजेंट के बारे में भी श्योर नहीं है कि वो आज क्या करेंगे, क्योंकि नॉर्मली लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में पता नहीं होता कि वो अनसीन होता है, लेकिन उनके लिए प्रेजेंट भी बहुत ही अनसर्टन हो चुका हुआ है। केम टू अ पब्लिक मीटिंग, द स्पीकर गॉट अप एंड सेड, इफ़ वी लेट देम इन दे विल स्टील आवर डेली ब्रेड. ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी माई डियर, ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी. यहाँ पर जो उनके फियर्स हैं, जो उनके खौफ हैं उन अमेरिकन्स के, वो यहाँ पर उनको शो कर रहा है कि किस तरह से पब्लिक मीटिंग है, यानी पूरी पब्लिक मौजूद है और वो सारी पूरी पब्लिक का एक ही ओपिनियन है, और वो ये ओपिनियन है कि ये जो लोग आ गए हैं ना, इन्होंने हमारा खाना खा जाना है, इन्होंने हमारे बच्चों की रोटी खा जानी है, हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। और वो इनको ही चोर समझ कर बैठे हैं कि ये हमारे खाने, हमारे रिसोर्सेज के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए आए हैं, यानी कि जो रिसोर्सेज हमारे और हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए थे, उनके ऊपर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, वो आके इनको चोरी करने के लिए आ गए हैं। ऑल पॉलिटिकल लीडर्स इन पब्लिक वर अगेंस्ट हिम, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये हमारे राइट्स के ऊपर कब्ज़ा करने आए हैं। दे थॉट दैट द रिफ्यूजर्स आर स्टीलिंग देयर ब्रेड्स, शेयरिंग द रिसोर्सेज विच इज़ द फर्स्ट राइट फॉर बीइंग द नेटिव्स ऑफ अमेरिका। चूँकि वो अमेरिका के नेटिव्स हैं, इसलिए अमेरिका में जितने भी रिसोर्सेज मौजूद हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो उनका बेसिक राइट, उनका फर्स्ट राइट है कि वो उनको मिलें, इनका राइट नहीं है कि वो लें। दे आर नॉट लाइक बाय एनीवन पॉइंटिंग टुवर्ड्स देम विद हेट्रेड। और जो कोई भी उनके बारे में बात करता है वो इसी तरह हेट्रेड के साथ बात कर रहा है, लेकिन उनके साथ बजाय इसके शेयर करने के, वो उनको ये कह रहा है कि जी ये आ गए हैं हमारे चीज़ों पर कब्ज़ा करने के लिए। द पोइट इज़ अगेंस्ट सच थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ नेचर्स अगेंस्ट रिफ्यूजीज। ही वांट्स टू क्रिएट लव एंड टॉलरेंस। वो चाहता है कि लव एंड टॉलरेंस जो है वो यहाँ पर प्रिवेल करे और वो लोग इनको एक्सेप्ट करें और इनके साथ शेयर करें, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। Thought I heard the thunder rumbling in the sky. It was Hitler over Europe saying they must die. Oh, we were in his mind, my dear. Oh, we were in his mind. अब यहाँ पर थंडर का इमेज यूज़ किया जा रहा है जी, जो कि आसमान में रोर कर रहा है, वो यानी गरज रहा है, बादल गरज रहे हैं। तो वो जो बादल गरजने का जो इमेज लेकर आया है पोइट, उसके थ्रू वो हिटलर को सिंबलाइज़ कर रहा है कि जी हिटलर जो है वो इस तरह से गरजता है, इस तरह से बरसता है। तो इसमें बताने की कोशिश उसने की है, रिकॉल्स द हेट्रेड एंड रिवेंज ऑफ हिटलर अगेंस्ट द ज्यूज़। तो इसके थ्रू वो सिंबलाइज़ कर रहा है हिटलर की हेट्रेड और रिवेंज को। और थंडर का जो इमेज है उसने यूज़ इसलिए किया है दैट हिट्स ऑल एंड नन कैन एस्केप फ्रॉम हिट्स हार्म्स, कि जब थंडर स्टॉर्म आता है तो थंडर स्टॉर्म जो है वो ये नहीं करता कि मैं इस जगह को जो है वहाँ पर बारिश ना बरसाऊँ या इस जगह को हिट ना करूँ और मैं बाकी जगह को पकड़ लूँ। वो इक्वली सबके ऊपर जो है उसी तरह से वो बरसता है, उसी तरह से सबको डराता है और उसी तरह से उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लोगों को जो है वो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो कोई भी उसके हार्म से एस्केप नहीं कर सकता। तो इसलिए उसने जो हिटलर है
उसके जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स किस चीज़ के लिए, कि इनको मारा जाए और इनको यहाँ से निकाल दिया जाए जर्मनी से, तो उसने उसको सिम्बलाइज़ किया है थ्रू थंडर। The fear is still resounding in their ears in the form of Hitler's voice issuing their death sentence. आज भी उनको ख्वाबों में, ख्यालों में, यानी आपने अक्सर देखा होगा आपके जो ड्रामाज में या मूवीज़ में आपको इम्प्रेशन दिया जाता है कि जब एक कैरेक्टर किसी बात को रिकॉल कर रहा होता है, उसको याद आ रही होती है वो बात, वो उस बात को रीसाउंड कर रहा होता है ना, वो उसके कानों में गूंज रही होती है वो आवाज़। तो बिल्कुल उसी तरह से ये हर वक्त उनके साथ है हिटलर की वो ड्रेडफुल वॉइस, जो कि इशू कर रही थी उनका डेथ सेंटेंस के, जिनको मार दिया जाए, इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। तो वो जो चीज़ है उनके दिमागों में अभी तक सवार है, और पोइट बताता है, वो यहाँ पर लेवल बता रहा है, इंटेंसिटी बता रहा है उस फियर की जो इस वक्त उनको हिटलर से फेस करना पड़ रही है जी। तो ही वॉज थिंकिंग अबाउट द ज्यूज़ एंड डिड एवरीथिंग डिस्ट्रॉय देम। उसने कहा कि जी जब वो हिटलर ये बात कर रहा था कि जी दे मस्ट डाई, उनको मार देना चाहिए है, दे मस्ट डाई, उनका मरना बहुत ज़रूरी है। तो ज्यूज़ ही उसके जहन में थे, वो ज्यूज़ को टारगेट करना चाह रहा था। तो ये उसने बताया जी। सॉ अ पूडल, यानी एक डॉग, इन अ जैकेट फर्स्ट विद द पेन, जैकेट पहनी हुई जो डॉग ने। सॉ अ डोर ओपन एंड अ कैट लेट इन, एक डोर खुला है, उसमें से बिल्ली अंदर आ गई है। बट दे वरंट जर्मन ज्यूज़ माई डियर, बट दे वरंट जर्मन ज्यूज़। यहाँ पे कंपेयर कर रहा है जी एनिमल्स के साथ, पेट्स के साथ, वो जर्मन ज्यूज़ को, कि जो पेट्स जो हैं वो किस तरह से इन्जॉय कर रहे हैं, कि पूडल जो है, जो डॉग है, उसने एक जैकेट पहन रखा है। कैट जो है उसको फ्रीडम है, वो अंदर जाए वो बाहर जाए, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। बट डोर्स आर नॉट ओपन फॉर द ज्यूज़, फॉर द रिफ्यूजीज, showing the miserable and poor life of refugees in America and criticizing their love for their animals more than their fellow human beings। यहाँ पर पोइट क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि बजाय इसके कि वो ह्यूमन बींग्स के साथ मोहब्बत करें, वो एनिमल्स के साथ ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं। दैट काइंड एंड लविंग बिहेवियर टुवर्ड्स पेट डॉग्स एंड कैट्स मेक द पोइट सैड बिकॉज दे डू नॉट गिव अ बिट ऑफ इट टू द रिफ्यूजीज, कि वो इसकी थोड़ा सा भी पार्ट जो है वो रिफ्यूजीज़ के लिए वो ये मोहब्बत नहीं दे रहे। उनके लिए उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ हेट्रेड है, उनके दिल में उनके लिए सिर्फ प्रेजुडिस है, और सिर्फ फियर्स हैं। ही फाइंड्स अ पूडल डॉग वियरिंग अ ब्यूटीफुल जैकेट while the refugees do not have clothes even to cover their bodies, कि उनके पास बॉडी को कवर करने के लिए प्रॉपर कपड़े भी नहीं हैं, और जो डॉग्स हैं उन्होंने जैकेट्स पहन रखे हैं। द डोर्स आर ओपन फॉर द एनिमल्स बट नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स एंड दिस इज़ वेरी पेनफुल। एनिमल्स के लिए तो डोर्स खुले हैं लेकिन नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स, के वो कैसे सर्वाइव करेंगे। एनिमल्स के लिए बहुत सिंपैथेटिक हो रहे हैं वो लोग, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए वो इतने सिंपैथेटिक क्यों नहीं हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो पोइट ने यहाँ पर राइज किया है जी। द पोइट क्रिटिसाइजेज देयर प्रेजुडिस्ड एंड कोल्ड बिहेवियर टुवर्ड्स द ज्यूज़, कि उनका ऐसा बिहेवियर एनिमल्स के साथ तो नहीं है, तो ये डिफरेंस क्यों है उनके बिहेवियर में, जो टुवर्ड्स एनिमल्स है, टुवर्ड्स ह्यूमन बींग्स है, इसको वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है जी। Went down the harbour and stood upon the quay, saw the fish swimming as if they were free. Only 10 feet away, my dear, only 10 feet away. जी अवे जो है ये भी आपका राइम स्कीम में ए ही है, तो बाय मिस्टेक इसमें सी आ गया, इसको ठीक कर लीजिए। एंड ये लेकिन इसको हम कंसिडर जो है वो यही करेंगे, ए और बी सी, इसलिए कि पोइट का जो एक सेट पैटर्न है वो यही है। तो यहाँ पर उसने जो बात की है वो रेपिटेशन में ही कर रहा है, और रेपिटेशन में उसने माय डियर के साथ उसने इसको अवे किया है। तो माय डियर की जो बार बात करता है, जो अभी से पूरी थ्रू आउट द पोइम उसने इसको यूज़ किया है, वो सिर्फ और सिर्फ टू डेवलप द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पोक्समैन एंड द रीडर, के जो प्रोटैगनिस्ट है और उसके और जो रीडर है उनके दरमियान में एक अच्छा डेवलपमेंट रिलेशनशिप डेवलप कर सके, ताकि वो उसके लिए फील कर सके और वो उसके लिए सिंपैथेटिक हो सके। द पोइट इज सैड फॉर द लिमिटेड मूवमेंट, के जो इमिग्रेंट्स हैं, जो रिफ्यूजीज़ हैं, उनके ऊपर लिमिटेशंस हैं, उनके ऊपर कुछ इस किस्म की कंडीशंस लगाई गई हैं कि जी वो यहाँ जा सकते हैं, वहाँ नहीं जा सकते, इस किस्म की उनके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं। हियर ही कंपेयर्स द बाउंडेड मूवमेंट विद द फ्री मूवमेंट ऑफ फिश इन वाटर, के फ़िश जो है वो तो पानी में अच्छे से तैर रही है, फ्रीली स्विम कर रही है, उसको कोई उसके लिए ऐसी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। दिस क्रिएट्स सिंपैथी एंड अराउजेस इमोशंस द हार्ट्स ऑफ द रीडर, कि यहाँ पर रीडर जो है
वो थोड़ा सा सिंपैथेटिक हो जाता है कि ये क्या बात है कि एनिमल्स से भी ज़्यादा उनकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है. ओनली 10 feet अवे द फिश आर फ्री टू स्विम बट दिस फ्रीडम इज़ नॉट अवेलेबल फॉर देम अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल. कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं है. और ये एक रूल है कि अगर आप विदाउट पासपोर्ट बाहर निकलते हैं तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है. आप होपफुली आप सबको पता होगा कि ये ऐसा इन कंट्रीज़ में होता है कि अगर आप पासपोर्ट के बगैर कहीं जाते हैं तो फिर आपको अरेस्ट भी कर लिया जाता है. तो इट मीन्स कि जो आपके रिफ्यूजीज़ हैं उनके पास राइट ऑफ फ्रीडम नहीं है. वो कहीं मूव नहीं कर सकते, कहीं इजीली जा नहीं सकते. उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि इन एरियाज़ में तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते. द पोइट क्रिटिसाइजेज दैट ह्यूमन बींग्स आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट ऑफ फ्रीडम. उनका बेसिक राइट है कि वो कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन उनको इससे महरूम कर दिया गया है. और इस चीज़ के ऊपर वो क्रिटिसाइज़ करा जी. वॉक थ्रू अ वुड सॉ द बर्ड्स इन द ट्रीज़. अब वो बर्ड्स की तरफ आ गया है, यानी एनिमल्स से लेकर और फिश इन वाटर से लिए हैं, वाटर एनिमल्स जो हैं वो भी, और जो आपके बर्ड्स जो हवा में उड़ रहे हैं वो भी, उनके साथ भी कंपेयर करके देख लिया उसने. उसने कहा जी वो बड़े खुश हैं. दे हैड नो पॉलिटिशियन एंड सैंग एट देयर ईज. कि खुशी खुशी वो गाने गा रहे हैं. दे वरंट द ह्यूमन रेस माई डियर, दे वरंट द ह्यूमन रेस. और यहाँ पर उसने दिस इज़ द हाइट ऑफ क्रिटिसिज्म कि जिस वक्त उसने ह्यूमन रेस को उसने क्रिटिसाइज़ कर दिया. और उसने ये बात की है कि जो एनिमल्स है वो इस तरह से नहीं करते. बर्ड्स में नॉर्मली आपने देखा होगा कि वो छीना झपटी होती है, शिकार करते हैं, दूसरे को करने नहीं देते हैं, तो वो ये चीज़ होती है. लेकिन इसके बावजूद उसने कहा कि ह्यूमन रेस जो है दैट इज़ टू बी कंडेम्ड. कि वो लोग ऐसे नहीं है, वहाँ पर एक दूसरे को आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पर लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है. ही कंपेयर्स द फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स फ्लाइंग इन द फॉरेस्ट विद दैट ऑफ द ज्यूज़. He criticizes the boundaries defined as the countries and the laws as formulated by the politicians. कि जो ह्यूमन रेस है उसमें बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स बनाए गए हैं जिनको पूरा करना होता है, जिनको फॉलो करना होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को. और वो कहा यह जाता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाए गए हैं, लोगों को फ़ायदा देने के लिए बनाए गए हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं, लेकिन असल में तो वो टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं. ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जी ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक दूसरे को टारगेट करने के लिए इस किस्म के रूल्स बनाते हैं. इज़ ऑफ द व्यू दैट द हैप्पीनेस ऑफ द बर्ड्स इज़ ऑन अकाउंट ऑफ द एब्सेंस ऑफ द पॉलिटिशियंस. कि वो जो ह्यूमन रेस में जो पॉलिटिशियंस हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं वो ऑलवेज फोकस ऑन देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. कि उनको जो मर्ज़ी का कानून होता है वो बनाते हैं जी. दिस क्रिएट्स क्योस एंड डिफरेंसेस. उसने कहा कि जी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं असल में ये क्योस एंड डिफरेंसेस बनाते हैं. और रूल्स एंड रेगुलेशंस के पर्टिकुलरली वो ख़िलाफ़ इन जनरल वो ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि इन पर्टिकुलर जो ये इस किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स के जो बेसिक राइट्स हैं उनको वायलेट किया जाता है, वो उसके अगेंस्ट है जी. द पॉलिटिशियंस हैव डिवाइडेड ह्यूमन बींग्स इनटू ग्रुप्स, रेसेस, नेशंस एंड कंट्रीज़. और ये वो वजह है जिसके लिए वो इन रूल्स को जो है वो अच्छा नहीं समझ रहा और उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है कि ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये कौन सा रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ये कौन सी रेस से बिलोंग करते हैं. तो ये सारे ग्रुप्स जो हैं उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे. दे हैव पुट मेनी कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस इन द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. और इसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएं तो आपके पास एक वीज़ा होना चाहिए, एक पासपोर्ट होना चाहिए, नहीं उनकी तरफ से परमिशन होनी चाहिए. उसने कहा कि ये वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की, जो कि नहीं होना चाहिए. द पॉलिटिशियंस प्रपोज सच रिस्ट्रिक्शंस इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. और वो ये कहते हैं कि उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया है, लेकिन उसके लिए इसने पूरी ह्यूमन रेस को क्रिटिसाइज़ कर दिया कि ये ह्यूमन बींग्स के राइट्स के अगेंस्ट है जी. Dreamed as I saw a building with 1,000 floors, 1,000 windows, 1,000 doors. Not one of them was ours, my dear, not one of them ours. कि जी अभी उनकी जो कंडीशन है वो इतने स्टेंस हैं, इतने वो प्रेशराइज्ड हैं कि उनको ख्वाब में भी यही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं हैं. So disturbing that they see the same exploitation even in their dreams. He saw a huge building, इतनी बड़ी बिल्डिंग है with 1,000 floors हैं उसमें, windows and doors, but none is for them. कि इतने सारे होने की नहीं उसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज तो मौजूद हैं बट दे आर नॉट रेडी टू शेयर विद देम. वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनको टॉलरेट नहीं करना चाहते. हाईलाइट्स द प्रेजुडिस्ड एटीट्यूड सिंस द प्रेजेंस ऑफ टू मैनी रूम्स.
वो रूम्स जो हैं वो रिसोर्सेज को यहाँ पर सिम्बलाइज़ कर रहे हैं। दे आर नॉट अलाउड टू गेट द स्पेस, कि उनको इजाज़त ही नहीं दी जा रही है कि वो इनको यूटिलाइज़ कर सकें इन रिसोर्सेज को। दे नीड अ शेल्टर इन ऑर्डर टू लिव ऑनरेबली। इट सिम्बलाइजेज दैट द सिटी इज़ प्रेवलेंट विद ऑल द रिसोर्सेज बट द अथॉरिटीज़ आर नॉट विलिंग टू हेल्प दैम। यहाँ पर पोइट हमें इनडायरेक्टली ये बताना चाहता है, वो सिम्बॉलिकली ये बताना चाहता है कि ये बिल्कुल गलत बात है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं, उनके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, वो चाहें तो इनको दे सकते हैं, वहाँ पर अबंडेंट हैं, लेकिन वो दे आर नॉट रेडी टू शेयर देम विद दीज जर्मन ज्यूज, विद दीज रिफ्यूजीज, वो इनके साथ करना नहीं चाहता बिकॉज दे आर प्रेजुडिस्ड। Stood on a great plain in the falling snow, 10,000 soldiers marched to and fro, looking for you and me, my dear, looking for you and me. जी, अब ड्रेडफुल थाट्स आ रहे हैं। वो ड्रेडफुल थाट्स क्या हैं कि जी स्नो है हर तरफ, यानी कि वेदर, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं। स्नो फॉल कर रही हो तो आप कैसे घर के बगैर रह सकते हैं, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं और उसमें वो खुले मैदान में खड़े हैं और उनके इर्द गिर्द जो 10,000 सोल्जर्स जो हैं वो आगे पीछे जा रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं इनको। अब यहाँ पर अब अगर लीडर ये सोचता है कि जी या आपके जहन में ये आता है कि जी वो उनके इर्द गिर्द भाग रहे हैं और ये दरमियान में खड़े हैं, तो ये सिर्फ एक इमेज डेवलप किया गया है अब बताने के लिए कि जी वो खड़े हैं, वो मौजूद हैं, वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को फेस कर रहे हैं, यानी कि अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस को फेस कर रहे हैं, और विद द फियर, अलॉन्ग विद द फियर कि उनको ख़तरा इस चीज़ का भी है कि उनको सोल्जर्स ढूंढ रहे हैं, और जिस वक्त उनको ढूंढ लेंगे, अगर वो इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, इन अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस के साथ नहीं मरेंगे तो वो सोल्जर्स उनको पकड़ कर मार देंगे। जी, ड्रेडफुल थॉट्स ऑलवेज रिमेन इन देयर माइंड्स दैट दे आर द टारगेट्स ऑफ 10,000 सोल्जर्स हु हैव बीन ट्रेन्ड टू किल देम। उनका काम ही यही है कि उन्होंने उनको मार देना है। हिटलर इज सेंडिंग सोल्जर्स एवरीवेयर टू फाइंड एंड किल ज्यूज़। दे आर बींग चेज्ड एंड टॉर्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन वेल प्लान मैनर, कि उनका तरीकाकार यही है, उनका प्लान ही यही है कि उन्होंने इनको मार देना है। स्नो सिम्बलाइजेज द अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस। यहाँ पर जो स्नो है वो सिम्बलाइज कर रही है एक्सट्रीम वेदर को, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस को, और यहाँ पर जो है हमें दिखा रहा है पोइट कि कितना सैड और कितना पेसिमिस्ट हो चुका है हमारा जो जर्मन ज्यू है, होपलेस हो चुका है, उसके सामने कुछ भी उम्मीद नहीं है, ही इज़ नॉट होपफुल। और उसकी होपलेसनेस के ऊपर पोइट ने जो ये पोएम लिखी है सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, वो कोई भी हो, किसी किस्म के भी हों, इस तरह से किसी भी ह्यूमन बींग्स के राइट को वायलेट नहीं करना चाहिए। जी, दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द पोएम। Why is the refugee in Say the City has 10 million souls declared officially dead while he is actually alive? तो जी इसमें क्रिटिकल एनालिसिस ही आएगा। ब्रिंग आउट द पाथोस इन से द सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स। इसमें जो उसकी पैथेटिक कंडीशन है, मिजरेबल कंडीशन है, और उसके साथ जो सेंटिमेंट्स और जो इमोशंस जो हैं अराउज किए हैं उसने रीडर के माइंड में, उनको डिस्कस करेंगे विद अलॉन्ग विद क्रिटिकल एनालिसिस। से द सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स एक्सप्रेसेस द सैड फीलिंग्स ऑफ रिफ्यूजीज, डिस्कस क्रिटिकल एनालिसिस आएगा जिसमें व्हाट इज़ द थीमेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द इमेजेस यूज्ड इन द पोएम से द सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स। इसमें हम थीम को भी डिस्कस करेंगे, और जो इमेजेस की हमने बात की थी कि सिंबलिज्म जो है वो कितना ज़रूरी है, वो इमेजेस कितने ज़रूरी हैं उसको थीम को कन्वे करने के लिए। और इसमें हम डिफरेंट जो हमारे जो इमेजेस हैं उनको कन्वे किया गया है, उनको यूज़ किया गया है उस आइडिया को कन्वे करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोएम टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।